साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण सी बीमारी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं और ये बीमारी है दोस्तों एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो कि बहुत ही टिपिकल होती है, फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिल जाती है और मैक्सिमम जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं अप टू 90% इस बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। ये बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है कि एक्चुअल में ये क्या है, जबकि जो दूसरी बीमारियां होती है जैसे ब्लड प्रोटोजोल इन्फेक्शंस होते हैं, बेबेसियोसिस, थैलेरियोसिस है या ट्रिपेनोसोमियोसिस है आदि अन्य बीमारियों के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है। लंबे समय तक तेज बुखार इस बीमारी में रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जानवर की कंडीशन बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है, उसका प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस यहाँ पे एनिमल ओनर या फार्मर को देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस बीमारी में एनाप्लाज्मोसिस से संबंधित पूरी डिटेल अपन डिस्कस करेंगे कि बीमारी क्या चीज़ है, कैसे होती है, क्या क्या लक्षण अपने को इसमें देखने को मिलते हैं और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं एनाप्लाज्मोसिस। आज का अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों एनाप्लाज्मोसिस। ये जो बीमारी है ये एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन है, ठीक है, रिकेट्सियल इन्फेक्शन, रिकेट्सिया के कारण होने वाली ये बीमारी है। ये जो एनाप्लाज्मा होता है दोस्तों ये आरबीसी में प्रविष्ट होता है, आरबीसी को इन्फेक्ट करता है और आरबीसी के अंदर होने की वजह से आरबीसी स्प्लीन होता है, उसके अंदर जाके लाइसिस होती है, ठीक है, स्प्लीन में जाके आरबीसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, एनीमिक कंडीशन देखने को मिलेगी अपने को, ठीक है, जो कि आगे प्रोग्रेस किस में हो जाएगा, जॉन्डिस में हो जाएगा। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अपने को देखने को मिलता है, लंबे समय तक बुखार देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, एनीमिया देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट अगर अपन आगे जाएँ तो जॉन्डिस अपने को देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो इसमें अबॉर्शन भी अपने को देखने को मिलता है, एनिमल का अबॉर्शन होता है। अब ये देखिए दोस्तों कैटल और बफेलो में ये जो होता है एनाप्लाज्मा मार्जिनल की वजह से होता है, ठीक है, और सीप और गोट की बात करें तो एनाप्लाज्मा ओविस की वजह से होता है। मार्जिनल का क्या मतलब है, ये जो आरबीसी होती है इसके मार्जिन पर, ठीक है, किनारे पर ये जो रिकेट्सियल पैरासाइट होता है वो पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी के मार्जिन पर यानी उसकी परिधि के आसपास, उसके किनारे के आसपास ये पाया जाता है। जब इसका ब्लड स्मीयर देखा जाता है यानी ब्लड एग्जामिनेशन इसका करेंगे, खून की जांच इसकी की जाएगी तो माइक्रोस्कोप में अपने को ये इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मार्जिनल, क्योंकि ये मार्जिन पर पाया जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी इन्फेक्ट होती है, आरबीसी में इन्फेक्ट होने की वजह से आरबीसी का लाइसिस कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर, प्लीहा में, ठीक है, और इसके अलावा कहाँ होता है, बोन मैरो में। यहाँ पे आरबीसी का लाइसिस होता है, आरबीसी खत्म होती है यहाँ पे जाके, जिसकी वजह से आरबीसी की संख्या कम होती रहती है और एनिमल में एनीमिया देखने को मिलेगा जो कि आगे जॉन्डिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, होता किसकी वजह से है, तो रिकेट्सियल पैरासाइट होता है, एनाप्लाज्मा मार्जिनल हो सकता है, एनाप्लाज्मा ओविस हो सकता है, एनाप्लाज्मा सेंट्रल भी होता है, एनाप्लाज्मा सेंट्रल, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत माइल्ड होता है, इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये दोनों जो इन्फेक्शन करते हैं एनिमल में वो खतरनाक तरीके के होते हैं। अब बात करें दोस्तों इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ये कैसे पहुंचता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो कई तरीक़ों से हो सकता है। सबसे पहले अपन देखें तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है दोस्तों टिक्स की वजह से होता है। टिक्स जो होते हैं चींचड़ पशुओं पर, उनकी वजह से ये एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहले लेंगे अपन टिक्स। कौन से टिक्स होते हैं, सॉफ्ट टिक्स होते हैं, एक्जोडिस, उनकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। टिक्स के साथ साथ में ये जो बाइटिंग फ्लाइज होती है, बुफेलस बाइटिंग फ्लाई, और जो मॉस्किटोज होते हैं मच्छर, उनकी वजह से भी ये ट्रांसमिट होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। जो संक्रमित पशु को काटने वाला टिक्स अगर स्वस्थ पशु को काट लेगा तो उस स्वस्थ पशु में भी ये एनाप्लाज्मा पहुंच जाएगा, ठीक है, उसके ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। दूसरा अपन देखें तो इसका ट्रांसमिशन हो सकता है दोस्तों मैकेनिकल तरीके से, यानी क्या मतलब है इसका, तो देखिए इसमें
वैक्सीनेशन जब किया जाता है जानवरों का, ठीक है, एक जो निडिल है वो काम में अगर ले ली गई तो ट्रांसमिशन हो जाएगा एक से दूसरे जानवर में। दूसरा, कैस्ट्रेशन के समय भी हो सकता है। डीबडिंग, हॉर्न को जब हटाया जाता है, डीहॉर्निंग जिसे बोल सकते हैं अपन, या डीबडिंग जब की जाती है, छोटे काफ्स में डीबडिंग की जाती है, तब ये देखने को अपने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल रूट से भी ट्रांसमिट होता है। तीसरा, ये ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकता है। ट्रांसप्लेसेंटल यानी माँ से गर्भस्थ जो शिशु है उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन प्लेसेंटा के थ्रू आ सकता है। तो ये बहुत सारे सोर्स हैं इसके ट्रांसमिशन के, एक जानवर से दूसरे जानवर में जाने के। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है कि शरीर में जाने के बाद ही कैसे क्रिएट करता है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, कैसे इसके लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपन ने क्या देखा, एनाप्लाज्मा मार्जिनल जो होगा वो जैसे ही ब्लड में पहुँचेगा आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। आरबीसी को इन्फेक्ट करने के 7 से 8 दिन बाद अपने को लक्षण देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ेगी, आरबीसी को ज़्यादा आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहा है तो आरबीसी को कहाँ पे लाइसिस होता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल जो सिस्टम होता है यानी स्प्लीन बोल सकते हैं, या बोन मैरो के अंदर आरबीसी का लाइसिस होता है। आरबीसी का यहाँ पे जाके ख़त्म होगी आरबीसी, ठीक है। आरबीसी ब्लड स्ट्रीम में लाइसिस नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पे ख़त्म हो रही है, स्प्लीन में या बोन मैरो में। इस वजह से यहाँ पे हीमोग्लोबिनूरिया देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आरबीसी कहाँ पे रप्चर हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, स्प्लीन और बोन मैरो में जाके, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी की संख्या कम होती जाएगी। आरबीसी की संख्या कम होने को ही अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया देखने को मिलेगा, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एकदम वाइटिस हो जाएगी, फिर अपने को पेल में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। इससे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और एंड ऑफ द डे डेथ भी यहाँ पे हो सकती है। और बात करें दोस्तों इसमें, तो यहाँ पे अपने को अबॉर्शन भी देखने को मिलता है एनिमल का। कौन कौन से लक्षण यहाँ पे प्रकट करेगा जानवर, सबसे पहले बात करें लक्षणों में, तो हाई राइज ऑफ टेम्परेचर होगा। हाई राइज ऑफ टेम्परेचर यानी उसको बुखार रहेगा और लंबे समय तक लगातार बुखार रहेगा, ठीक है। उसको जैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा हल्का सा उसका रेस्पॉन्स आएगा, वापस उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कंडीशन, यानी एनिमल की जो कंडीशन है वो डाउन होती रहेगी, कमज़ोर होता रहेगा, खाना पीना वो बिल्कुल कम कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे सलाइवेशन अपने को देखने को मिलेगा, मुंह से उसके लार गिरेगी, बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा पानी सा गिरता हुआ अपने को प्रतीत होगा। लैक्राइमेशन होगा, आंखों से उसके आंसू गिरते हुए अपने को नज़र आएंगे। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो उसकी जो हार्ट साउंड है वो भी बहुत लाउड हो जाती है इस कंडीशन में। हार्ट साउंड को अपन बाहर से ही सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे ही उसके नज़दीक अपन कान लेके जाएंगे थोड़े से कैविटी के, तो वहाँ पे हार्ट साउंड को सुना जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अपने को एनीमिक कंडीशन देखने को मिलेगी, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी एकदम पेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे लक्षण अपने को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अब इन लक्षणों के आधार पर अपन कैसे पहचानेंगे कि एनाप्लाज्मोसिस ही है, दूसरी बीमारियों से कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। हाई राइज ऑफ टेम्परेचर ब्लड प्रोटोजोआ की सभी केसेज में होता है, जैसे बेबेसियोसिस की बात करें वहाँ भी हाई राइज टेम्परेचर है, ट्रिपेनोसोमियोसिस में भी है, थैलेरियोसिस में भी है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो करें अपन। जैसे अपने कोई बीमारी अपने को पकड़ में आई कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले अपने माइंड में क्या आता है, ब्लड प्रोटोजोआ आएगा। ब्लड प्रोटोजोआ में जैसे बेबेसियोसिस की बात करें, ठीक है, तो बेबेसियोसिस में अपने को क्या होता है, हीमोग्लोबिनूरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिनूरिया देखने को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आरबीसी कहाँ पे जाके लाइसिस हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, स्प्लीन और बोन मैरो में हो रही है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में खत्म नहीं हो रही है, इसलिए हीमोग्लोबिनूरिया अपने को देखने को नहीं मिलता है। थैलेरियोसिस की बात करें, थैलेरियोसिस की कंडीशन में अपने को जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स हैं वो एकदम इनलार्ज देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को अपने को नहीं मिलेगा। अब बात करें इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एनाप्लाज्मोसिस जो होता है एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन है। इस रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, यानी बेहतरीन जो सबसे दवा है ओटीसी होती है। ओटीसी अपन इसको लगाएंगे, उसी में एनिमल ठीक हो जाएगा।
ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें तो इमिडोकार्ब भी यहाँ पे दे सकते हैं जानवर को। फिर भी अगर रिकवर नहीं हो रहा है तब जाके अपन बेरेनिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेरेनिल सिंगल शॉट ही लगाना होता है और ये अपन यूज ले सकते हैं। एंटीपायरेटिक काम मिलेंगे, नीमोपैरा ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं, मेलोक्सीपैरा, जो भी कॉम्बिनेशन जो भी अपने पास अवेलेबल है वो काम मिलेंगे। उसके अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 से 15 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन लगाते हैं इंट्रामस्कुलर। उसके अलावा क्या लगा देंगे अपन यहाँ पे, इमिडोकार्ब लगा सकते हैं 5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से। अगर बॉडी टेम्परेचर राइज है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, उस केस में अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उसको IV भी देते हैं फ्लूइड के साथ, NS के साथ उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन अपन लगाते हैं, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और जो भी ब्लड में इन्फेक्शन होता है वो OTC से ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा फिर भी अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो अपने को बेरेनिल पे जाना चाहिए लास्ट, उससे ये रिकवर हो जाता है। साथ में सपोर्टिव थेरेपी में अपन विटामिन B कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, रूमिनोटोनिक दे सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती है वो अपने को साथ में देनी होती है। तो आज के इस क्लास में दोस्तों एनाप्लाज्मा से संबंधित अपन ने कुछ बातें डिस्कस की है, जिससे आप इस बीमारी को पकड़ने में सफल हो पाओगे या कन्फ्यूजन जो था इस बीमारी को लेके वो आपका दूर होगा। इसके अलावा और भी कोई क्यूरीज है या कोई डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं, उनका निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा। धन्यवाद।